नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की आज की कड़ी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी का नाम है बांस का घर। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। चतुर्दश कहानी बांस का घर। चतुर्दशी की रात्रि 10 बजे ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लिटता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। जब वह जगता है तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। ब्रह्मानंद ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करता है। डूबता हुआ सूरज पारंपरिक शैली में बने बड़े बांस के घर के आकर्षण को बढ़ा रहा था, जिसमें फूस की छत, बांस की दीवारें और उसके चारों ओर थोड़ी सी खाली भूमि थी, जिसके बाद पेड़ पौधे और मिट्टी की चौड़ी सड़क थी। हवा, फूलों की सुगंध और पक्षियों की आवाज से भर गई थी। यह एक शांतिपूर्ण वातावरण था। घर के एक साधारण से दिखने वाले कमरे के अंदर एक युवा प्रणय मिट्टी की बनी एक मेज जैसी संरचना पर बड़े बड़े पत्ते रखकर कुछ लिखने में व्यस्त था। उस युवक ने अपनी कमर में सफेद धोती लपेट रखी थी और सिर पर थोड़ा टेढ़ा करके बालों का जोड़ा बनाकर बांध रखा था, जिसके चारों ओर रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई थी। उसकी आंखें मेज पर टिकी थीं और उसके हाथ तेजी से लिख रहे थे। सहसा किवाड़ा खुल गया और एक स्त्री जिसका नाम सखी है या धमकी, उसका चेहरा क्रोध से लाल था। तुम्हारा साहस कैसे हुई मुझे अनदेखा करने का? वह चिल्लाई। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। प्रणय ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वह अपने काम में मग्न था, इसलिए उसे सखी के आने का पता नहीं चला। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अंदर आते नहीं देखा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और मपी हुई थी। सखी ने अपना पैर पटकते हुए कहा, तुम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हो। इतना कहने के बाद सखी की आंखों में आंसू आ गए। प्रणय ने अपनी कलम नीचे रखी और उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। काम भी तो आवश्यक है, उसने धीरे से कहा। सखी ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसके पास मेरे लिए समय नहीं है, उसने कांपते हुए स्वर में कहा। प्रणय ने उसकी ओर देखा। उसका हृदय उदासी से भारी था। मुझे खेद है, मैं आपके लिए अधिक समय देने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। उनकी आवाज में सच्चाई झलक रही थी। सखी ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, और प्रणय को विचारों के साथ अकेला छोड़कर अपनी एड़ी को मोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। प्रणय कुछ देर वहीं बैठा दरवाजे की ओर देखता रहा। उसने अपने दिल में पश्चाताप और ग्लानि का अनुभव किया। वह सखी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने काम में कब मग्न हो जाता था इसका उसे भी पता नहीं चलता था और समय का ध्यान नहीं रख पाता था। वह जानता था कि सखी के लिए उसे अपने जीवन में बदलाव करना होगा। वह अपने नरम आसन से उठा और घर के चारों ओर की छोटी सी जमीन को देखते हुए खिड़की के पास चला गया। पेड़ और पौधे हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, और अस्त होता सूर्य मिट्टी की सड़क पर लंबी छाया डाल रहा था। उसने सड़क के दूसरी तरफ बांस के बने अन्य घरों को देखा और वहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगा। वह जानता था कि उसे सखी से बात करनी होगी और चीजों को ठीक करना होगा। वह कमरे से बाहर निकलकर कच्ची चौड़ी सड़क पर चला गया। उसके पैरों को मिट्टी का नरम स्पर्श अच्छा लग रहा था। वह सखी के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटकाया। सखी ने दरवाजा खोला। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने पूछा। प्रणय ने एक गहरी सांस ली। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? उसने स्थिर स्वर में पूछा। सखी ने सिर हिलाते हुए समर्थन किया। वे भूमि पर बिछे नरम आसन पर बैठ गए और प्रणय बोलने लगा। प्रणय ने सखी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरा काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं आपको और हमारे संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए और अधिक प्रयास करूंगा। सखी ने कहा, मैं इसकी सराहना करती हूँ।
मैं भी तुमको खोना नहीं चाहती। इसके बाद वे कुछ क्षण एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। प्रणय ने सोचा कि वह सखी से बहुत प्यार करता है और उसे सब कुछ सही करना होगा। मेरे पास एक विचार है, उसने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा। क्यों न हम साथ में एक यात्रा पर जाएं? हम कहीं नई जगह जा सकते हैं और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सखी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हम कहाँ जाएंगे? उसने पूछा। प्रणय ने बताया कि मैंने एक सुंदर, एकांत और शांत द्वीप के बारे में सुना है जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है। सखी की आंखें चमक उठी। उन्होंने अगले कुछ दिन अपनी यात्रा की व्यवस्था करने में बिताए। फिर वे उस द्वीप पर चले गए। उस द्वीप वह सब कुछ था जिसकी उन्होंने आशा की थी। उन्होंने अपना दिन समुद्र तट के किनारे एकांत में घूमने, समुद्र में तैरने और हरे भरे जंगलों में लंबी पैदल यात्रा करने में बिताए। उन्होंने घंटों बात की, भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों को फिर से जोड़ा और साझा किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रणय को एहसास हुआ कि वह कभी भी इतना खुश नहीं था। आखिरकार उसे अपने काम और सखी के प्रति अपने प्यार के बीच एक संतुलन मिल गया था। द्वीप पर अपनी आखिरी रात में प्रणय सखी को एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां से समुद्र के ऊपर डूबता सूरज बहुत सुंदर दिख रहा था। वह एक घुटने पर बैठ गया और द्वीप पर उसके द्वारा नरम लेकिन मजबूत और सुंदर जड़ी बूटियों का उपयोग करके बनाई गई एक छोटी सी अंगूठी निकाली जो अपनी कोमलता और सुंदरता को खोए बिना कई वर्षों तक ऐसी ही रह सकती थी। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? उसने पूछा। सखी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चारों ओर अपनी बाहें फेंटते हुए सखी ने कहा हाँ। इसके बाद प्रणय ने अंगूठी सखी को पहना दी और उसे खूबसूरत कीमती सोने की अंगूठी भी भेंट की। वे बांस के घर में एक व्यस्त जोड़े के रूप में लौट आए, जो अपने जीवन में एक साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थे। प्रणय ने काम करना जारी रखा, लेकिन वह हमेशा सखी के लिए समय निकालना सुनिश्चित करता था, यह जानते हुए कि वह उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी। जब प्रणय अपने कमरे की भूमि पर नरम आसन पर बैठा था, तब उसने मेज की ओर देखा, जहां सखी के आने से पहले वह काम करता था। उसे एहसास हुआ कि वह एक प्रेम कहानी पर काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इसे जी भी रहा था। प्रणय इस सब पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह प्यार और रिश्तों के बारे में लिखने में इतना डूब गया था कि उसने लगभग स्वयं को उससे दूर कर दिया था। इस सब के बाद प्रणय ने अगले कुछ महीने अपने लेखन में अपने दिल और आत्मा को उंडेलने में बिताए। उसने एकांत द्वीप की अपनी यात्रा के बारे में, संदेह और अनिश्चितता के क्षणों के बारे में, और उस अत्यधिक प्रेम के बारे में लिखा जो उन्हें फिर से एक साथ लाया था। पुस्तक समाप्त होने पर प्रणय ने उसे सखी को सौंप दिया। सखी इसे पढ़कर लिखे शब्दों के माध्यम से अपनी यात्रा को फिर से याद करने लगी। यह सुंदर है, सखी ने कहा। दुनिया के साथ हमारी कहानी साझा करने के लिए धन्यवाद। सखी ने पुस्तक का नाम बांस का घर रखा। साल बीत गए। सखी और प्रणय एक साथ बूढ़े हो गए, फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे और उसी प्यार और आदर से एक दूसरे को देखते रहे जो उन्होंने हमेशा महसूस किया था। और फिर एक दिन उनके जीवन का सूर्य अस्त हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग उन्हें भूल गए। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया और लोगों को कागज बहुत सरलता से उपलब्ध होने लगा। तकनीकी इतनी विकसित हो गई कि लोग किताबें पढ़ने को स्थान पर सुनने लगे। इस समय में सखी और प्रणय का बांस का घर सदैव के लिए नष्ट हो गया था। कोई उस बांस के घर, प्रणय और सखी के बारे में नहीं जानता था। पर वह भूमि, जहां बांस का घर था, खाली थी। वहां लोग आते और कुछ समय बिताते। उनको वहां आने के बाद असीम प्रेम और हर्ष का अनुभव होता। जिस नगर में वह भूमि थी उसी नगर में एक दूसरे से अनजान एक युवक प्रणय और एक युवती सखी पढ़ने आते हैं और वे दोनों पहली बार एक दूसरे को उसी नगर में देखते हैं। प्रणय हमेशा क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठता है, लेकिन एक महीने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसका ध्यान सदैव सखी पर जाकर रुक जाता है। प्रणय अपना ध्यान सखी से हटाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह असफल रहता है और एक दिन वह अपने मोबाइल से उसे कॉल कर देता है। सखी ने फोन उठाया। उसने सखी से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्यों कॉल किया। मुझे नहीं पता कि मैं फोन पर क्या बात करूं। सखी ने बातचीत शुरू की और वे दोनों पहली कॉल में मोबाइल पर 1 घंटे से अधिक बातचीत करते हैं। प्रणय और सखी दोनों अपने तात्कालिक संबंध से हैरान थे।
उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि और मान्यताओं के बावजूद उनमें बहुत कुछ समान है। वे दोनों साहित्य, संगीत और कला से प्यार करते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया के लिए एक भी प्रशंसा साझा करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने हर दिन फोन पर बात की और वे व्यक्तिगत रूप से एक साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। वे पार्क में लंबी सैर के लिए जाते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं और अपनी आशाओं और सपनों को साझा करते हैं। उनके मतभेदों के बावजूद वे दोनों जानते हैं कि वे एक साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने एक दूसरे से गहरा संबंध महसूस किया है, जो समझ से परे है। जब वे घूमते हुए उस स्थान के पास से निकलते जहां अतीत में बांस का घर मौजूद था, उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। प्रणय जब भी अकेले वहां जाता उसे वहां बांस के घर और उसमें सखी के साथ बीताए पलों के हल्के दृश्य दिखाई देते हैं, पर वह कभी कुछ समझ नहीं पाता है। साल बीत गया, उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की। सखी ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और अपने करियर में सफल होती है, लेकिन प्रणय को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और करियर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सखी की सफलता ने उन दोनों के बीच दरार बना दी होती है और वे धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। वे अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और प्रणय को ऐसा लग रहा था कि वह सखी से अलग दुनिया में रह रहा है। प्रणय का दिल टूट जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रणय को यह समझ में आने लगा कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं। एक दिन जब प्रणय अपने किराए के छोटे से अपार्टमेंट में बैठा होता है, तो उसे एक पुराने मित्र का फोन आता है। मित्र के पास उसके लिए एक नए नगर में नौकरी का अवसर होता है और प्रणय को भी लगता है कि उसे बदलाव करने की जरूरत है। वह अपना बैग पैक करता है और सखी से मिले बिना चला जाता है। साल बीतता है और प्रणय अपनी नई नौकरी में सफल हो जाता है, लेकिन वह सखी को कभी नहीं भूल पाता है। एक दिन वह आखिरी बार बांस के घर में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे बांस के घर का आभास होता है। वह दरवाजे से अंदर जाता है। वह सखी को आसन पर बैठा स्मृतियों में घूम देखता है। कुछ पल बाद सखी उसकी ओर देखती है और प्रणय को एक पल के लिए लगाता है कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लेकिन अगले पल सखी बिना कुछ बोले उसके पास से होते हुए चली जाती है। प्रणय समझ गया कि उनकी कहानी का अंत हो गया है और वह भी धीरे धीरे कुछ सोचते हुए बांस के घर से बाहर चला जाता है। दिन महीनों और महीने साल में बदलने लगते हैं। प्रणय पैसा कमाने और अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने में व्यस्त होता जाता है। एक दिन वह अपने अपार्टमेंट में बैठा नए काम का प्रस्ताव तैयार कर रहा होता है, तो उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता है और अभी भी अपने काम में व्यस्त रहता है। थोड़ी देर की शांति के बाद अचानक दरवाजा खुलता है और गुस्से से लाल सखी का स्वर कमरे में गूंज उठता है। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे अनदेखा करने का? प्रणय ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अंदर आते नहीं सुना, उसने डरे हुए स्वर में कहा। सखी ने अपना पैर पटकते हुए कहा, तुम सदैव अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अनदेखा करते हो। इसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रणय ने कभी इस पल के बारे में सोचा नहीं था। प्रणय उठकर सखी के पास जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ क्षण मौन बैठे रहते हैं और फिर वे एक साथ बोल पड़ते हैं। फिर से प्रारंभ करते हैं, फिर वे हंसने लगते हैं। प्रणय, जैसे हम कभी मिले नहीं, आज पहली बार मिल रहे हो। सखी, हाँ, मैं सखी हूँ। मेरे पास एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री और एक सफल कैरियर है। प्रणय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सखी, मैं प्रणय हूँ। मेरे पास एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री और एक सफल कैरियर भी है, हालांकि आपके जितना सफल नहीं है। मैं अपनी खुद की फर्म स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और अब तक यह ठीक चल रहा है। आप जैसे निपुण व्यक्ति से मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। सखी, धन्यवाद। प्रणय, समान आकांक्षाओं वाले किसी व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रणय, क्या मैं आपके लिए लंच बना सकता हूँ? मैं रसोई में बहुत अच्छा हूँ। सखी, हाँ, बिल्कुल, लेकिन आप मुझे अपनी सहायता करने देंगे। प्रणय, आप बहुत सुंदर है। सखी,
मुझे इस बात का डर है कि अगर हम साथ में खाना बनाते हैं तो मुझे खाना बनाते बनाते आपसे प्यार न हो जाए। सखी, मुझे अच्छा लगेगा। साथ में दोपहर का खाना बनाने के बाद सखी और प्रणय दोनों शाम को बाहर टहलने चले जाते हैं। प्रणय, आप पहाड़ों में हैं और मैं यहाँ नीचे हूँ। यह कैसे संभव हो पाएगा? सखी, प्रकृति रमणीय और प्रधान है। अचानक प्रणय सखी की ओर मुंह करके सखी के आगे आगे उल्टा चलने लगा। सखी, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? प्रणय, मैं जब आपके साथ चलता हूँ तो आपको देख नहीं पाता हूँ। सखी, हंसते हुए ऐसे चलते हुए तुम गिर जाओगे। प्रणय, मुस्कुराते हुए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। सखी, चिढ़ाते हुए ओह सच में। अचानक प्रणय अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है और वे दोनों हंसने लगते हैं। प्रणय हंसते हुए इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रणय और सखी प्यार से भरी एक नई यात्रा शुरू करते हैं। जीवन ने उन्हें दूसरा अवसर दिया, इसके लिए वे जीवन के आभारी है। उन दोनों ने नए नगर में नई नौकरी पकड़ ली, जहां वे हर एक के लिए अनजान हैं और हर कोई उनके लिए अनजान है। उन्होंने पेड़ों से घिरे एक शांत, अलग-थलग क्षेत्र में एक आरामदेह घर खरीदा जो एक छोटे से बगीचे के बीचों बीच बना है। वे दोनों हर एक पल को संजोते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए जीवन जीने लगते हैं। पर वे समाज के लिए अजनबी ही है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक सुंदर प्रेम कहानी रची है, जो उनके लिए अद्वितीय है। फिर एक दिन उनका उस ब्रह्मांड में विलीन होने का समय आ जाता है जिससे वे उत्पन्न हुए थे। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।